हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर का पेपर कराने के लिए, तो आज हम आपको प्रीवियस ईयर का पेपर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं पेपर कौन सा है। ये आपका प्राइमरी का है, सीटेट का। और ये प्राइमरी मतलब प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 के लिए आता है जो। और इसमें देखिए क्या है, ये जो आपकी परीक्षा तिथि है, ये 6 फरवरी को परीक्षा हुई थी आपकी 2023 में। और ये शिफ्ट पहला था आपका, वहाँ से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। और पढ़ने से पहले आप चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी पेपर आपको कराऊँ वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। और देखिए, पेपर को ध्यान से पढ़िएगा। और अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखिए, चीज़ों को क्या है, चीज़ें यहीं से पूछी जाती है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या चल रहा है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद हम आपको ये पेडागोजी का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको रहेगा। इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, ईवीएस के क्वेश्चन को लेके चलेंगे और ऐसे सारे पेपर को हम हल कराएंगे फटाफट से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, देखिए ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन है और यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हम हिंदी में पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन 1 है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है शारीरिक मतलब फिजिकल, बी है मोटर मतलब गत्यात्मक, सी है सोशल सामाजिक, डी है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। क्वेश्चन क्या पूछा है आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या पूछा है कि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से क्या है, बौद्धिक योग्यताओं। बौद्धिक योग्यता हमारी क्या क्या है, जैसे कि हमारी जो समस्या समाधान हो गया, ये हमारा बौद्धिक योग्यता है। समालोचनात्मक चिंतन हो गया, ये हमारी बौद्धिक योग्यता है। तार्किकता हो गया। तो ये स्पष्टता चर्चा करता है, इसमें चारों में से कौन सा करता है, तो आप सभी आंसर बताएंगे हमें। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका डिटेल दिया हुआ है, व्याख्या सही दिया हुआ है। देखिए अनेक स्थिति में क्या होता है कि विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक देखिए समस्या समाधान। अब यहाँ पर एक देख लीजिए, समस्या समाधान आप कैसे भी समस्या करेंगे, क्या होगा, आप अपने दिमाग से करेंगे, अपने संज्ञान से करेंगे। समालोचन करेंगे, अपने संज्ञान से करेंगे, मतलब समालोचन नहीं समझ में आया तो चिंतन देख लीजिए, ये कहाँ से होगा, आपके दिमाग से होगा। ये आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ। फिर उसका तार्किकता जो है आपकी, वो भी क्या होगी, अगर तर्क करेंगे तो भी क्या करेंगे, दिमाग से करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप समस्या का समाधान कर रहे हैं तो अपने शरीर से करेंगे या समाज से करेंगे या फिर गत्यात्मक मतलब मोटर से करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी कर रहे हैं, समस्या का समाधान करें तो आप संज्ञान से ही करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे। चिंतन करें वो भी दिमाग से करेंगे और तार्किकता करेंगे वो भी क्या करेंगे, दिमाग से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये आप वीडियो को रोक कर ये चीज़ें आप यहाँ पर ये पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टू, मतलब जो हमारा विकास है, विकास से डैश से की ओर बढ़ता है, मतलब जो आपका विकास है, विकास कहाँ किधर से किधर बढ़ता है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है हेड टू टॉय, मतलब सिर से पैर की तो तरफ। बी है कॉम्प्लेक्स सिंपल, मतलब जटिल से सरल की तरफ। डी है सी है एक्सट्रीमिटीज सेंटर, मतलब बाह्य से केंद्र की तरफ। डी है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो जो आपका विकास है वो किधर बढ़ता है, जो आपका विकास होता है वो सिर से लेकर आपके पैर तक होता है, या फिर जो आपका विकास है वो जटिल से लेकर सरल की तरफ होता है। इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो सही होगा, सही ऑप्शन। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए कभी भी आपका जब विकास होता है तो आपका विकास क्या होता है, सिर से स्टार्ट होता है। जब बच्चा जन्म लेता है या जब बच्चा गर्भ में होता है तो जो उसका विकास होता है वो सिर से स्टार्ट होता है। सिर से बच्चा बनना शुरू होता है, फिर पहले उसका सिर बनता है, फिर धीरे धीरे उसकी धड़ बनती है, ऐसे करते करके फिर नीचे विकास
जाता है, मतलब फिर लास्ट में क्या होता है, पैर बनता है। तो विकास क्या होता है हमारा, सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको देखिए डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। यहाँ पर देख लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। देखिए समाजीकरण, समाजीकरण क्या है आपका, ठीक है, समाजीकरण, इसमें कितने कारक होते हैं, 2, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होता है सेकेंडरी। तो यही पूछा है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान होता है समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या है और समाजीकरण का द्वितीयक कारक, दोनों कारक आपको पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है कि जनसंचार माध्यम परिवार, बी है विद्यालय परिवार, सी है परिवार विद्यालय, डी है मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। अब इसमें से आपको बताना है, इसमें पहले प्राइमरी कौन आता है फिर सेकेंडरी कौन आता है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल होगा। देखिए इसमें सबसे जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान होता है, जो परिवार हमारा होता है, परिवार का जो समाजीकरण होता है वो प्राथमिक होता है। परिवार को हम सबसे पहले रखते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है हमारा वो सबसे पहले कहाँ सीखता है, परिवार से सीखता है। कहाँ सीखता है आपका बच्चा, परिवार से सीखता है, इसीलिए परिवार को हम सबसे पहले रखेंगे। फिर बच्चा कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, इसलिए परिवार के बाद हम क्या करेंगे, विद्यालय को दूसरी जगह रखेंगे। तो परिवार हमारा पहला समाजीकरण हो गया और बच्चा का जो विद्यालय हो गया वो दूसरा समाजीकरण हो गया, क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, परिवार से ही सीख के तब विद्यालय में जाता है सीखने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो डैश उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है इमिटेशन मतलब अनुकरण, बी है असंतुलन, सी है संरक्षण, डी है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। यहाँ पे तो आप सभी ने उत्तर देख ही लिया है। चलिए बता देते हैं अब आपको कि जो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है, अगर एक स्कीम संतुष्ट नहीं होता है तो वह क्या उत्पन्न करता है, असंतुलन। कोई भी चीज़ देखिए क्या होगा, अगर वह यहाँ पर देख लीजिए कोई भी चीज़ है अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, संतुष्ट नहीं है तो आप में असंतुलन होगा ही होगा। तो सेम ऐसे ही पियाजे जी का जो सिद्धांत है स्कीम का, संतुष्ट परिणाम नहीं जब दे पाता है तो वहाँ पे क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी देखिए जीन पियाजे से क्वेश्चन आया है। देखिए जीन पियाजे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हमको जीन पियाजे का जितना आपका थ्योरी होगा उसे हम पढ़ा देंगे। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अवस्था पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको अवस्था पूछा गया है, मतलब जो जीन पियाजे हैं उनका जो एक सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब ये क्या है पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, ठीक है, जीन पियाजे के, कि बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायी समझना आरंभ कर देते हैं। देखिए बहुत लोगों के अलग अलग, बहुत मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अलग अलग क्या है कि वो बच्चों के जो अवस्था है अलग अलग बांटे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये समझा दिया गया है कि अवस्था कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जीन पियाजे ने बताया अपनी अवस्था, तो जीन पियाजे की अवस्था को ही पूछा है, तो अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उत्तर को देंगे। अगर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग नहीं देंगे, किसी भी अकॉर्डिंग देख देंगे तो वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 है कि संवेदी गामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। आप सभी बताइएगा क्या होगा कि बच्चा वस्तु अस्थायी को समझना कब प्रारंभ करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। यहाँ पे हम आपको डिटेल बता देते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, संवेदी गामक, ठीक है। अब आइए इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे क्या होते हैं, संवेदी गामक अवस्था में वस्तु अस्थायी को समझना आरंभ कर देते हैं। जीन पियाजे जी क्या कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो अपने क्या करता है, वो अपने आँखों से या अपने हाथ से, जैसे बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया उसका, ये संवेदी गामक हो गया।
मतलब जैसे कि कोई भी बच्चा है, अगर भूख लगी तो रोना स्टार्ट कर दिया या आपको देखकर हंसना स्टार्ट कर दिया, तो इनका ये कहना है कि इनके संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, इसके अनुसार ये कहते हैं कि बच्चा जब संवेदी गामक अवस्था में रहता है तभी वह वस्तु अस्थायित्व को समझने लगता है, क्योंकि आपको समझ रहा है तभी वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। और वस्तु, अब देखिए संवेदी गामक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, बच्चा क्या होता है यहाँ पर 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष तक भी बच्चा क्या होता है कि वस्तु अस्थायित्व को समझना प्रारंभ कर देता है। चीज़ों को आपको देख के रोना या आपको देखकर हंसना, ये चीज़ें क्या करता है उनमें, बच्चे में धीरे धीरे आ जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हेंज को क्या कहना चाहिए कि यहाँ पर कहा गया है कि जो देखिए रमन है, एक रमन है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। मतलब कि एक रमन है, उनके सामने हमने क्या किया, एक दुविधा प्रस्तुत की। वो दुविधा किसकी थी, हेंज की थी, हेंज की थी। उनसे ये कहा गया कि यह प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि वो ये प्रतिक्रिया व्यक्त किए कि जो हेंज है उनको पैसा नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि चोरी करना क्या है, आपका अपराध है, चोरी करना अपराध है, और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है, मतलब होती भी है और होगी। अगर हेंज पैसा चुराते हैं तो उनको पैसा नहीं चुराना चाहिए। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? अब रमन के बारे में पूछा गया है कि वो किस नैतिक विकास की अवस्था में वो हैं। ऑप्शन ए है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, बी है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, डी है कानून नियम व्यवस्था अभिविन्यास। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा। देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और ये आपके हर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता ही रहता है। या हेंज की जगह आपको राधा दे दिया या रमन दे दिया, या रमन की जगह किसी और का नाम दे दिया, बस नाम चेंज करता है, क्वेश्चन ये आपको आता है। चलिए हम इसका उत्तर दे देते हैं आपको। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, कानून व्यवस्था अभिविन्यास यहाँ पर होगा। कैसे होगा हम ये बता देते हैं। देखिए हेंज है, जैसे आप अपने को आप अपने को क्या मान लीजिए, रमन मान लीजिए, ठीक है, और आपके दोस्त क्या है, हेंज हैं। अब हम आपके पास गए, आपको हम कह रहे हैं कि देखिए हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए था। ये क्या है कि अगर वो पैसा चुराते हैं तो ये चोरी करना अपराध है। ऐसा करना क्या है कि ये समाज में अव्यवस्था फैलाएगी। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, इस समय आप कहाँ पर हैं, आप कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास में अवस्था में होंगे, ठीक है। आपको ये सुनना पड़ेगा कि हाँ सही बात है, उन्हें नहीं चुराना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आपके जो विचार है ये सब क्या है, आपके कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे कि कानून एवं व्यवस्था विन्यास अवस्था में आप रहेंगे उस टाइम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं कि यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लौकिक स्तर की अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि यह जो अभिविन्यास है यह किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के लौकिक स्तर। लौकिक स्तर कहाँ पर है, चौथे स्तर पर है। तो यह अवस्था 4 के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सोपान है, जैसे देखिए यहाँ पर इसको सोपान को देख लेते हैं। स्तर है आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 स्तर हैं तथा 6 क्या है इसके सोपान है, ठीक है। 3 अवस्थाएं हैं, 6 सोपान है यहाँ पर। तो आप सभी इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये सारी चीजें पढ़ाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। अब ले वाइगोत्स्की से क्वेश्चन देखिए पूछा है, ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है, बी है बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, सी है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, डी है कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है आप सभी। क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, मतलब ले वाइगोत्स्की चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ले वाइगोत्स्की के विचार पूछे गए हैं, तो उनके विचार अलग हैं। तो उनके विचार के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ले वाइगोत्स्की के जो विचार हैं उनके अनुसार ये कहना है कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है। देखिए
लेवागेस्की इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था ये याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे तो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लेवागेस्की जो है वो सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेवागेस्की इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके जो सिद्धांत है उसके किसके रूप में जानते हैं हम? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपको, ये भी लेवागेस्की से ही क्वेश्चन है। देखिए जीन पियाजे, लेवागेस्की ऐसे कुछ चैप्टर हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछते ही पूछते हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इन चैप्टर को खूब बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि लेवागेस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन बी है सहभागी अधिगम, सी है व्याख्यात्मक शिक्षण, डी है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो लेवागेस्की है उनके अनुसार, अब फिर देखिए लेवागेस्की के अनुसार ही पूछा है कि जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रमोट्स है या प्रमोट्स लर्निंग है वो पूछा गया, मेथड पूछा गया यहाँ पर कि शिक्षण अधिगम की निम्न से कौन सी विधि अधिगम की समुन्नत करती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि सहभागी अधिगम, ये क्या हमारा सहभागी अधिगम है। ठीक है, अब डिटेल पढ़ना होगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम बता देते हैं आपको एक बार यहाँ पर पढ़कर कि जो लेवागेस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की क्या है? सहयोगी शिक्षा है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित, ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यचर्या, बी है पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, डी है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। देखिए हम आपको डेली कहते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 1 सही होता है तो सही करिए, 2 गलत होता है गलत करिए, 3 सही होता है सही करिए। अब जितने क्वेश्चन, अगर हमने 15 क्वेश्चन कराए, 15 क्वेश्चन में से अगर आपके 12 सही होते हैं तो 12/15 लिखिए और देखिए आपने कितना क्वेश्चन सही किया कितना गलत किया है। ठीक है, चलिए हम इसका उत्तर बता देते हैं आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा हमारा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, मतलब कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हावर्ड गार्डनर से पूछा है। देखिए हावर्ड गार्डनर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, ऑप्शन ए है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, बी है एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं है, सी है कि जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी है कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि विभिन्न स्तर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम हमारा आंसर क्या होगा। अब हावर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि हावर्ड गार्डनर करते हैं कि बुद्धि क्या होती है? कई प्रकार की होती है। देखिए हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या होती है? कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं बुद्धि के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। देखिए, और व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न क्या होते हैं? स्तर होते हैं। जैसे आपके पास बुद्धि है, आपका स्तर अलग है, किसी और के पास बुद्धि है, उनका बुद्धि का स्तर अलग है, इस तरीके के हैं। और ये एकाकी न होकर क्या होते हैं? बहुकारक होते हैं। बुद्धि क्या होते हैं? बहुकारक होते हैं। और हावर्ड गार्डनर, देखिए हावर्ड गार्डनर यहाँ पर क्या है कि हावर्ड गार्डनर अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि जो बुद्धि है एकाकी रूप में नहीं देखा जा सकता। बुद्धि को कभी भी ऐसा नहीं है कि हमारी बुद्धि जैसी है वैसी सामने वाले की भी बुद्धि हो। तो बुद्धि क्या होती है? बहुकारक हमेशा होती है, ये याद रखिएगा आप सभी। बुद्धि क्या होती है? बहुकारक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ये कथन है। कथन ये है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क आर,
भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, मतलब कि दोनों गलत हैं। तो ये उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। कैसे गलत है हम देख लेते हैं। यहाँ पर ए सही है। ए जो है वो कहता है कि अधिगम एक सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को क्या करता है, सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजन पर क्या करता है, बल देता है। लेकिन ये हमारा बिल्कुल गलत है आर, क्योंकि भाषा में विकास की परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा विकास में विद्यालय की परिवेश की भूमिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम एवं संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देता है, मतलब बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए है जेंडर समानता, बी है जेंडर समता, सी है जेंडर सशक्तिकरण, डी है जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लड़के को ज़्यादा अच्छा बताया जाए, लड़की को लो बताया जाए, या लड़की को बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जाए, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए अगर अंतर लड़के और लड़कियों में किया जाए तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा कि जेंडर रूढ़िवादिता किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, और अपने दोस्तों में सब में शेयर करिएगा ताकि वे भी चीज़ों को पढ़ पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि बच्चों के स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। पूछा क्या है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम में, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रेन शुड नॉट बी एड्रेस्ड बाई। ऑप्शन ए है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, बी है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी पर काम करने के अवसर देकर, सी है उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, डी है कि उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, मतलब लेबलिंग व पृथकीकरण करके। अब देखिए किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। अब नहीं है तो यहाँ पर निगेटिव ही उत्तर आपका आएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। नहीं तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि हाँ अवसर है, तो चलिए अवसर क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया हमारा, सही हो गया। या तो अवसर आप यहीं पर देख लिए तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड हो गया, सही हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ध्यान देना आप सभी को। चलिए उत्तर देखते हैं क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चे में कभी भी हम लेबलिंग नहीं करेंगे। लेबलिंग क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पर नहीं पूछा ही है तो हमें निगेटिव का आंसर क्या देना है, निगेटिव देना है, तो यहाँ पर नहीं है। अगर पॉजिटिव पूछता तो अवसर क्या हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड ये हो जाता। ठीक है, यहाँ भी अवसर है, यहाँ भी अवसर है, तो समझिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। आकलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि आकलन करने का मतलब असाइनमेंट शुड बी डन मेनली टू। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, बी है कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थी में खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। मतलब ये पूछा है कि अगर आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो क्या बच्चे में परीक्षा के प्रति भय पैदा करेंगे, इसका कारण क्या है। या ऑप्शन बी पूछा आपका इस तरीके से, सी पूछा है कि विद्यार्थी के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। तो आकलन, आप अगर एक बच्चा, आप एक टीचर हैं, आकलन कर रहे हैं, तो आप क्यों आकलन करेंगे, इसमें से आंसर देना है आपको कि आप बच्चे में डर पैदा करने के लिए आकलन करेंगे, या उनकी खूबी चुनौती को पहचानने के लिए करेंगे, या बच्चे की प्रोन्नति करने के लिए, या उन्हें रोकने के लिए आगे जाने से करेंगे उनका आकलन, या तो उन्हें अलग अलग श्रेणी में बांट के उनको वरीयता देंगे या अलग अलग बांटेंगे, ये चीज़ें करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कभी भी हम बच्चे का आकलन करते हैं, जैसे आप एग्जाम ले रहे हैं तो आप बच्चे का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, बच्चा कितना नंबर पाया, क्या पाया। अगर बच्चा अभी पढ़ रहा है, अभी 10 नंबर पाया है, बाद में बच्चा क्या है, दूसरे महीने आपने एग्जाम लिया तो उसमें 12 नंबर पाया, तो मतलब बच्चे की आप खूबी जान रहे हैं, उनकी चुनौती जान रहे हैं कि बच्चा आगे बढ़ा है या पीछे ही है अभी,
मतलब बच्चे के अंदर हमने जो सिखाया है वो आगे बढ़ रहा है या बच्चा भी पीछे ही है, तो उनकी विद्यार्थी की खूबी और चुनौती को हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, आकलन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे, उसके बाद 15 क्वेश्चन हम कल करेंगे और देखेंगे अगर मुझे टाइम मिलता है तो हम आपको सारा क्वेश्चन कराएंगे धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 कि आप अपने विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन, बी है स्वचिंतन प्रतिबिंब, सी है कंठस्थीकरण, डी है निष्क्रिय अनुकरण। तो आइए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, स्वचिंतन प्रतिबिंबन। स्वचिंतन का मतलब क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या है कि आप अपने विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग क्या कर रहे हैं, समुन्नित कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के अंदर। तो ऐसा करने के लिए आप निम्न से कौन से कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे, ये पूछा गया है। तो उनमें क्या करेंगे, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन भरेंगे तो बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को कर पाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं कल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें आप सभी कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो आप किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम सारे सब्जेक्ट का जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सॉल्व करा देंगे। ये देखिए आपके 6 फरवरी का शायद अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था, 6 फरवरी का ये पेपर है। 2023 में जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था वो पेपर ये आपका था। तो यहाँ से हमने 15 क्वेश्चन करा दिए, 15 बाकी बचे हैं तो वो हम कल करा देंगे आपको। तो चलिए थैंक यू एवरीवन आप सभी को।